आप अपनी किताब का क्वेश्चन निकालेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन हम उसे लेके चलेंगे अभी। एंड दैट क्वेश्चन सेज व्हाट। एक क्वेश्चन है जो मैं हर बार उसी से शुरुआत कराता हूं एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर आपका है, देखो जरा एक क्वेश्चन है, अरे कौन सा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 23। ओपन अप एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 23 खोल लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23? राघव या सिद्धांत या गुनीत, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? बोलो जल्दी से, निकालो फटाफट से। बाले याले वर इक्वल पार्टनर्स, आगे दे डिसाइड टू डिसॉल्व। ठीक है, रेशो क्या है बाले याले की, बेल येल की क्या रेशो है? इक्वल रेशो। ठीक है, और अनडाउटली हमें क्वेश्चन में बोला है कि रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है राहुल। बैलेंस शीट बनती नहीं डिसोल्यूशन में। हाँ हाँ, तो फिर क्यों कह रहे? हाँ हाँ बनती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट और क्या बनानी है? कैश या बैंक अकाउंट बनाना। और किसका लोन बनाने के लिए बोला इसने? एक और बेल का लोन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला। ठीक है, ये आपको करने के लिए बोला गया। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले सारे के सारे फॉर्मेट जल्दी से बना लीजिए। पूरे पेज पर आप बनाएंगे रियलाइजेशन, अगले पेज पर, आधे पेज पर कैपिटल और आधे पेज पर क्या बना देंगे आप? कैश या बैंक। कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है? बैंक। और उसके बाद अगले पेज पर बना देंगे आप बेल का लोन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और किसका? बेल का लोन अकाउंट। तीनों की मतलब चार के चार अकाउंट जो आपके क्वेश्चन में बोलेंगे वो हमने ड्रॉ करके यहाँ पर बना दिए। ठीक है, इस चैप्टर का पीछे से कोई लेना देना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। आप देखेंगे ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, ना सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ट्रांसफर खेलिए और एसेट्स को बेच दीजिए और लायबिलिटी की पेमेंट कर दीजिए, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कंसेप्ट नाम पे क्या आता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कंसेप्ट नाम पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट। कंसेप्ट नाम पे पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट। तीन चीजें कंसेप्ट नाम पे आती है, वो ओवर द पीरियड में आपको धीरे धीरे बताऊंगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ सबसे पहले आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाइए, उठाइए आइटम्स। कौन कौन से आइटम दिख रहे हैं आपको बताइए, बोलो भाई क्या क्या दिख रहे हैं बताइए। लायबिलिटी साइड में विच ऑल आइटम यू कैन फाइंड आउट हियर। क्वेश्चन नंबर 23। कैपिटल है बेटा, पहले सबसे पहले कैपिटल है, बेल और ये की। कैपिटल को क्या बोल के लिखेंगे हम लोग? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितने रुपए का बताइए, क्या क्या है बताइए। हाँ 50,000 और 40,000, ये हो गया। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? जनरल रिजर्व। क्या करते हैं जनरल रिजर्व का? बांट देते हैं। कितने रुपए का जनरल रिजर्व है बताइए? ये तो कैसे बांटेंगे? 4,000 4,000 इक्वल बांटना है। अगर कुछ ना बोले, जनरल रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशो, व्हाटएवर रेशो दे हैव। नेक्स्ट आइटम क्या आपके पास है? लोन बाय बेल। तो बेल्स लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। कितने रुपए का लोन बाय बेल? 3,000 का। ठीक है, यहां रख के छोड़ देंगे इसको, यहां रख के से छोड़ देंगे। अच्छा, अगर किसी पार्टनर का लोन आता है तो उसे क्या करते हैं? हम सीधा पे ऑफ करते हैं ना, सीधा पे ऑफ करते हैं, उस लोन को नहीं करते बताइए, सीधा बैंक में डालते हैं। लेकिन मैंने बोला था ना आफ्टर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट इफ एनी। देखो कोई एडजस्टमेंट है? क्या लिखा है? बेल कहता है कि मुझे 3 की जगह 2,500 दे दीजिए। हमने कहा ले लो भाई। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर, यहाँ बैंक बोलकर सेटल का मतलब होता है पेमेंट कर दी 2,500। और अब मुझे बताइए इस पूरी प्रोसेस में आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? कहाँ जाएगा वो फायदा? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या गेन बोल दिया। कितने का? 500 रुपए का। ठीक, अब जरा देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये रियलाइजेशन यहाँ है तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, क्या बोलकर? इधर, इधर बेल्स लोन ब्रैकेट में क्या? प्रॉफिट। कितने का? 500 रुपए का। और पेमेंट करिए ना अपने बैंक बोल के। बैंक डेबिट में तो क्रेडिट साइड में बैंक के कहाँ जाएगा? यहाँ पर क्या बोल के जाएगा? बेल्स लोन अकाउंट। कितने का जाएगा? 2,500। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो बेल को पूरा का पूरा 3,000 दे देते हम। लेकिन क्वेश्चन कर रहे कि बेल मांग रहा है कितना? 2,500 रुपए, तो 2,500 देंगे हम उसको, बाकी का फायदा हो गया। 3 के बदले में 2,500 देना पड़ रहा, तो हमें 500 का फायदा हो गया ना। वो फायदा कहाँ चला जाएगा? वहां चला जाएगा। डन। चलिए, बेल का अकाउंट हिसाब किताब पूरा हो गया। फिर से लायबिलिटी साइड में चल पड़े दोबारा से। अब क्या बचा है लायबिलिटी साइड में?
क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर पे कुछ होगा कि बेच दिए, उसको नहीं देखना अभी, पहले सिर्फ ट्रांसफर करना है। तो आई ट्रांसफर इट हियर क्रेडिटर्स। कितने रुपए का बताइए? 14,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? व्हाट नेक्स्ट? हाँ, एसेट्स में पहला आइटम क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग ट्रांसफर करो भाई इस तरफ। बिल्डिंग राहुल को बहुत मुश्किल लग रहा है ट्रांसफर करना। कितने रुपए की बताइए? 45,000 की। बेचना बात की बात है। अगला आइटम बोलो। मशीन। कितने की मशीनरी? हाँ, 15,000 की। अगला आइटम बोलो। फर्नीचर कितने का? अगला आइटम बोलो। डेटर्स। डेटर्स की फुल वैल्यू लिखना, प्रोविजन माइनस करने की बात की वैल्यू नहीं, फुल वैल्यू कितनी है? 8,000। प्रोविजन कितने का था? प्रोविजन नहीं है, ठीक है चलो और आगे चलते हैं। अगर प्रोविजन होता तो क्या करता उसका मैं? उधर उधर ट्रांसफर करते। वेरी नाइस, आगे बोलो नेक्स्ट। स्टॉक्स कितने का? 24,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए। बैंक। सिर्फ बैंक दे रखा है, तो आई राइट बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितने रुपए का? 11,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है? खत्म। खत्म हो गई एसेट्स, खत्म हो गई लायबिलिटी। ट्रांसफर ट्रांसफर खेल लिया। बता राहुल क्या दिक्कत आती है ट्रांसफर आने में, बताइए इसमें क्या हो रहा है? इट्स वेरी सिंपल। हाँ बोलिए इनाक्षी। क्या आप बैलेंस शीट खाली करना अफोर्ड कर पाए? बैलेंस शीट खाली कर पा रहे हैं आप लोग इसकी? यस बाबा, एनी पॉइंट विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों करा ऐसा? देखो, हम ये डेबिट में क्रेडिट में क्यों डाल रहे हैं, इसका रीजन समझिए। बैलेंस शीट से अगर मैं एसेट्स उठाता हूं, निकालता हूं, बाहर ले जाता हूं, तो मेरी एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी। अगर एसेट्स क्रेडिट होगी तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, तो क्या हो गया? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आ गया एसेट्स। अगर मैं अपनी लायबिलिटी उठा के कहा रियलाइजेशन अकाउंट यानी ऑक्शन टेबल पे ले जाता हूं, तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज डेबिट, क्रेडिट में क्या? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज। दिस इज वन रीजन। दूसरा चीज हमने आपको बताया था, बेटा रीजन समझ लो पहले। ये पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। अगर हमें फायदा होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, नुकसान होगा तो डेबिट में जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं सर लायबिलिटी फायदा कहां से हो गई, है ना भाई? लायबिलिटी कहां बिकते हैं बेटा, कहां जा रही है? दे आर ओनली ट्रांसफर्ड। तो लायबिलिटी क्रेडिट में डालना हमारे लिए फायदा थोड़ी है। फायदा कब होगा? देखिए, अगर क्रेडिटर मान लो आप, हमारे पास क्रेडिटर थे 14,000 रुपए के, और क्रेडिटर के बदले में एक पैसा नहीं देना पड़ता। भाई मैं क्रेडिटर के बदले में पेमेंट करूंगा तो इस तरफ करूंगा ना पेमेंट, बैंक करके। एसेट्स बेचूंगा तो पैसा इस तरफ आएगा। अब क्रेडिटर मेरे इस तरफ बैठे हुए हैं क्रेडिट साइड में, इसके बदले में पेमेंट नहीं जाती, तो मेरा तो क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है 14,000 से, मेरा फायदा हो गया। लेकिन अगर क्रेडिटर 14,000 की, उसके बदले में पेमेंट इधर 15,000 की कर रहा हूँ, 1,000 का लॉस हो गया। क्रेडिटर के बदले में 10,000 की पेमेंट कर रहा हूँ, तो कितने का हो गया? 4,000 का प्रॉफिट हो गया। दूसरी तरफ एसेट्स ऑन डेबिट साइड, डेबिट साइड सोच होती है हमारा लॉस। अगर एसेट्स बिकेगी तो उसका पैसा इस तरफ आएगा। अब वो बिल्डिंग 45 की जगह 50 में बिकेगी तो 50 इधर आएगा, 45 डेबिट 50 क्रेडिट साइड में 5,000 का फायदा हो गया। लेकिन अगर वो बिल्डिंग बिकती नहीं है तो मेरे लिए तो एब्सोल्यूट लॉस है, डेबिट में पड़ा है, लॉस बन के रहेगा वो। तो एसेट्स डेबिट साइड का मतलब डालने का मतलब ये हुआ कि यू आर कंसिडरिंग देम अंडर प्रूडेंस एज अ लॉस। अगर उसके बदले में कुछ पैसा मिल गया बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो लॉस है। लायबिलिटी आप क्रेडिट साइड में डाल रहे होते, क्यों? बिकॉज लायबिलिटी की पेमेंट इज बेसिकली एन एक्सपेंस टू यू और बर्डन ऑन यू। नहीं पे करते तो आपके लिए फायदा हो तो गया। तो ट्रांसफर ट्रांसफर हमारा ये पर्पस सॉल्व करता है। ये आइटम चले गए। चलिए पहली एडजस्टमेंट उठाइए, क्या लिखा है? एसेट्स वर रियलाइज एट। चलिए अब सुनो, ये एसेट्स हैं, इन्हें रियलाइज इस तरफ करेंगे, क्या बोल के रियलाइज करेंगे? बैंक। नीचे लिख देते हैं, बताओ क्या क्या? बोल। स्टॉक कितने में जा रहा है? 22,000। नेक्स्ट आइटम बताओ क्या है? नेक्स्ट आइटम डेटर्स कितने के जा, कितने के पैसे मिल रहे हैं उनसे? 7,500। अगला आइटम बताओ। मशीनरी कितने की जा रही है? 16,000 की। और अगला आइटम बताइए। बिल्डिंग कितने की जा रही है? 35,000 की। अगला आइटम बताइए। खत्म हो गया, एक साथ कर दिया सबका, बेच दिया ना। अगर मैं बेचूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में बाय बैंक बोल के आ गया। टोटल कर लीजिए कितना है। और तो कोई नहीं बेचा एसेट्स, किसी और एसेट्स के बारे में बेचना तो नहीं लिखा किसी भी एडजस्टमेंट में? हाँ,
ये तो पार्टनर लेके चला गया ना, बिकी थोड़ी कैश में। तो व्हाट वैल्यू ऑल राइट 005 7 तो 9 से 15 5 20 2 तो 4 5 8 80,500। अगला आइटम बताइए क्या इस पर कोई डाउट किसी को? इशिता, सिद्धांत, गणित या ध्रुव? नो सर, क्लियर। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम। येल फर्नीचर याद है, अगर फर्नीचर बिक जाता तो कैश टू फर्नीचर होती है एंट्री, गलत, कैश टू रियलाइजेशन होती नहीं होती। कितना समझाया पिछली बार? अगर कोई एसेट्स बिकती है तो भाई उसकी एंट्री कैश टू रियलाइजेशन करो, क्योंकि एसेट्स तो ऑक्शन टेबल में चलेगी। अच्छा चलो ठीक है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, क्या एंट्री करेगा बता शान? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर पहले रिकॉर्ड करेंगे है ना, फिर क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे ये डिसोल्यूशन है, कोई रिकॉर्डिंग कहाँ रिकॉर्डिंग करेगा, बुक्स तो बंद हो रही हैं। तो अगर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को आप पे कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को बेच रहे हो, तो एंट्री सीधी कैश रियलाइजेशन होगी। अनरिकॉर्डेड बीपी, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आप पे कर रहे हो, सीधी एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक होगी। यहाँ वो थोड़ी पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर पे करेंगे, मैंने कहा था ना डिसोल्यूशन औरों से अलग है, इस तरह से अलग है। एक और चीज लिखते हैं, क्रेडिटर्स सेटल्ड एट ₹20,000 या क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट 20,000, जबकि क्रेडिटर ओरिजिनली कितने के थे, 18 के थे। अगर रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन होता तो क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट 20,000, तो हम रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपए डाल देते डेबिट साइड में, क्रेडिटर बढ़ गए। लेकिन यहां डिसोल्यूशन में क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड का मतलब होता है क्रेडिटर पेड। डिसोल्यूशन में क्या वर टू बी सेटल्ड भाई, डिसोल्यूशन में तो पेमेंट जानी है। यहाँ वो बढ़ाना घटाना कुछ नहीं होगा, यहाँ तो सीधा क्या होगा, पेमेंट होगी रिलेशन टू कैश 20,000 से। तो यहाँ क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, क्रेडिटर्स टू बी सेटल्ड, इट हैज द सेम मीनिंग की पेमेंट हो गई है। जबकि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में अगर बोले क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है। यहाँ नहीं होता है, तो पेमेंट होती है सीधी। कैसे, क्रेडिटर यहाँ बैठे हैं 14,000 के, वर टू बी सेटल्ड 12,000, यहाँ 12,000 बैंक लिख देंगे। क्रेडिटर बैठे हैं 14,000 के, क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट 16,000, तो मैं लिखेंगे बैंक 16,000। प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, अलग से कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बिंगो। चले आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है, येल ना, येल क्या लेके चला गया, तो अगर फर्नीचर बिकता तो कैश टू रियलाइजेशन, फर्नीचर लेके चला गया येल, तो एंट्री होगी येल टू रियलाइजेशन। तो यहां लिखेंगे क्या, बैंक की जगह क्या लिखेंगे, येल्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, फर्नीचर कितने का ले गया वो, 9,000 का। और अगर वही देखो अकाउंट में क्या होता है, क्रॉस जाती है ट्रांसफर, और एसएस बैलेंस शीट तो बना ही नहीं रहे, तो ये अगर वाइज येल्स कैपिटल लिखा है तो कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर, येल के अकाउंट में कितने का लिखा जाएगा, 9,000 का, 9,000 का। दिस इज डन, हो गया। अब जरा देखो, बिल्डिंग भी हो गई, मशीनरी भी होगी, फर्नीचर भी, डेटर भी, स्टॉक, सब कुछ हो गया। मान लो कोई एक आइटम मान लो होता प्लांट 10,000 का, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्या करते उस काम, क्या करते, बताया था आपको, नहीं बताया? ट्रांसफर खेलना सिखाया था ना आपको, नहीं सिखाया था, सिखाया था ना। अब अगर कोई एसेट बिकती है तो हमारी एंट्री होगी कैश रियलाइजेशन। अगर उस एसेट को पार्टनर लेके चले जाए तो एंट्री होती है क्या, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये तो एंट्री होती है ना। ठीक, अच्छा जी, मैंने, अच्छा अब आप अपने नोट्स को देखिए एक बार, जरा जल्दी से नोट्स खोल लीजिए। एक और चीज दिखाता हूं आपको मैं, इनका डिस्कशन मैं करूंगा बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए जरा, अपने नोट्स का पेज नंबर आप चल पड़िए, पेज नंबर 5 पे। क्या सबको दिख रहा है पेज नंबर 5 ऑनलाइन में, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? Yes, कहाँ है sir. तुम्हारे नोट्स बेटा, एक्स्ट्रा कॉपीज हियर। एच ग्रुप के आइटम यानी एसेट्स कैसे बेचते हैं, एसेट्स ऑलवेज रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। जब एसेट्स 50 लाख की थी, 5 रुपए की एंट्री करनी है आपने उसमें। एसेट्स सोल्ड, एसेट्स रियलाइज, एसेट्स ऑक्शन, एसेट्स सोल्ड एट डिस्काउंट, एसेट्स सोल्ड एट मच लेस और ज्यादा, आपकी एंट्री बनती है कैश या बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिख रहा होगा आपको, कैन यू सी दैट लेफ्ट हैंड साइड पे, केस 1, नहीं दिख रहा सबको, पेज नंबर 5 पे। आपके नोट्स कहाँ,
दिख रहा है सभी को? कैन यू सी दैट पेज नंबर 5? और ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं इसको, कर्सर हिलता हुआ? अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? क्लियर। तीसरा केस, इफ देयर इज नो डायरेक्शन अबाउट डिस्पोजल ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, देन जैसे मैंने बोला आपको भाई इतनी सारी एसेट्स थी, एक एसेट था प्लांट 10,000, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो क्या करेंगे? सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दिया है ये कि इफ द रियलाइज वैल्यू ऑफ अ टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, it should be considered as realized at its book value itself and following journal entry will be recorded cash account debit to realization account. लेकिन अगर वो intangible assets है, मान लो पेटेंट था, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, and if the realized value of intangible asset is not given, it should be considered as nil, मतलब जीरो मानी जाएगी, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, बेचने की एंट्री नहीं करेंगे। करेक्ट? तो हमने ये सीखा कि अगर लायबिलिटी, अगर हमारे पास कोई यहाँ कोई प्लांट नाम का एसेट्स होता, उसके बारे में कुछ ना बोला जाता, तो प्लांट टेंजिबल होता है इनटेंजिबल होता है? बताइए। हाँ, टेंजिबल होता है, 10,000 की वैल्यू का है वो, तो उसके बाद उसके हम यहाँ क्या लिखते हैं? बैंक बोल के कितना लिख देते? 10,000 फुल वैल्यू पे उसको क्या कर देते? बेच देते। लेकिन अगर कॉपीराइट होता 10,000 का, तो कॉपीराइट तो इंटेंजिबल एसेट्स है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कितने का गया, अंडा वैल्यू। गुडविल होती अंडा वैल्यू, कुछ नहीं मानते। तो ये हमारे पास कोई ऐसी एसेट्स तो है नहीं, इसलिए हमारा काम खत्म हो गया। अगली एडजस्टमेंट पढ़िए, व्हाट इज नेक्स्ट? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, याद करो रिटायरमेंट टेस्ट में भी आया था एक, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। अगर आप रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे करते तो एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्म के लिए तो एक्सपेंस हो गया वो, तो रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पे कर दिया तो क्या हो जाएगा? कैश या बैंक। लेकिन अगर वही खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया तो क्या एंट्री करोगे? डेबिट नहीं बेटा, पार्टनर्स को तो फायदा देंगे ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस किसको भरने होते हैं? फर्म को भरने होते हैं। अब फर्म ना भर के पार्टनर भर रहा है, तो फर्म तो उसको बेनिफिट देगी, ठीक है? तो बेनिफिट कैसे देंगे? उसके अकाउंट में क्रेडिट करके। तो अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर भरता, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और अगर हम भरते, पे करते, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। अब यहाँ क्या बोल रहा है? पार्टनर भर रहा है या हम भर रहे हैं? ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो मतलब हम भर रहे हैं। अगर कोई क्लैरिटी नहीं किसने पे किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो कौन पे करेगा? फर्म। ठीक है भाई, राहुल का बर्थडे है, 18वां बर्थडे, ठीक है? माँ बाप चाहते हैं आसमान में इतने तारे झिलमिलाए, इतनी आतिशबाजी हो कि दुनिया देख ले भाई, और रॉकेट जाए, रॉकेट राहुल बनाए ऊपर जाके, ये खर्चा कौन करेगा भाई? हाँ, राहुल के होने वाले ससुर कौन करेगा खर्चा? बताओ, हु इज डीम्ड टू बी डू सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, कौन करेगा? इसके मम्मी पापा और कौन करेंगे? है ना? राहुल अभी लायबिलिटी है परिवार के ऊपर, है ना? तो कौन करेगा खर्चा? वो इसके पेरेंट्स करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, कौन करेगा खर्चा? जैसे बच्चे बोलते हैं ना माँ बाप को, क्या तुमने हमें पाला, को बड़ा एहसान करा, तुम हमें पालना तुम्हारा फर्ज था। अच्छा जी, हिंदी फिल्मों का डायलॉग। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो इट इज ऑब्वियस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे तो कौन भरेगा उसको? फर्म भरेंगी। अगर पार्टनर भरता है तो फर्म पे एहसान करता है, उस एहसान को कैसे चुकाया जाएगा? उसको क्रेडिट करके, ठीक? तो यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ इस तरफ जाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ना, कितने रुपए का? कितने रुपए का? 2500 का। चलो नेक्स्ट। अब बताओ अगला आइटम क्या है? अगला एडजस्टमेंट क्या है? खत्म, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट पूरे हो चुके हैं, नथिंग लाइक दैट। आइए अब एक बात समझना, क्या हमने सारी लायबिलिटीज, ये तो हो गया, क्रेडिटर पे करें हैं? क्रेडिटर पे करें हमने? नहीं पे करे। क्रेडिटर पे करते तो हम एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन टू कैश। एवरीबॉडी इज ओके? नोट देखिए जरा, फटाफट से नोट देखिए। अगर हम क्रेडिटर पे करते हैं तो, अच्छा वो जो मैंने बताया था ना आपको इसका, कि अगर किसी टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ ना बोला जाए तो हम क्या करते हैं? उसको फुल वैल्यू पे करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दो चीजें हैं, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट्स में दिखता है और एक पार्टनर्स लोन डेबिट साइड वाला दिखता है। अब ये तो टेंजिबल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, एक तरह से देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में चले गए हमारे, इस तरह का बना। तो इनकी पेमेंट क्या होती है? चाहे क्वेश्चन में बोले ना बोले, आपको पार्टनर्स के लोन से वसूली करनी है। समझ रहे हो? मतलब वो लोन जो हमने पार्टनर को दे रखा है, हमारे लिए तो एसेट्स है। अब हम डिसॉल्व हो रहे हैं तो पार्टनर से बोलेंगे ला भाई पैसा ला, तो रिकवरी करनी होती है उसकी, चाहे क्वेश्चन में बोला ना बोला जाए। पार्टनर्स का लोन पे करना होता है और पार्टनर्स को जो हमने लोन दिया उसकी रिकवरी करनी होती है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दो, या उससे सीधा वसूली कर लो।
आपके टीएस ग्रेवाल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में सॉल्व कर रखा है। एनसीईआरटी के एक इलस्ट्रेशन में उसे कैश बैंक करके कर रखा है। आई एम ऑफ ओपिनियन कि उसे कैश से ट्रीट करना चाहिए। जब तुम पार्टनर को सीधी पेमेंट कर रहे हो तो पार्टनर से सीधी वसूली भी तो करो। बट हमारा ओपिनियन नहीं, दोनों में से कोई भी केस आप लेके चल सकते हैं। आइए देखें लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी पे होगी तो क्या होगा, रिलेशन टू कैश बैंक, एवरीबॉडी इज ओके विद दैट। अगर वो लायबिलिटी पार्टनर पे कर देगा तो क्या एंट्री होनी चाहिए, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, सीधी बात है। पार्टनर एसेट्स ले जाएगा तो पार्टनर डेबिट होगा, पार्टनर लायबिलिटी पे करेगा तो पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना। एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर क्रेडिटर थे 10,000 रुपए के, 3 महीने बाद पे करने थे, लेकिन आज रिजोल्यूशन हो गया, हमने कहा भाई क्रेडिटर तेरी पेमेंट हम आज ही कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डिस्काउंट थे, 3 महीने पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है कि क्रेडिटर वर सेटल्ड एट 5% डिस्काउंट पर एनम। तो 10,000 पे 5% पूरे साल का मिलेगा, 3 महीने का मिलेगा। याद है बिल डिस्काउंटेड 11th में पढ़ते थे, बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट इन नेक्स्ट 2 मंथ, तो 2 महीने का डिस्काउंट। तो देखिए क्वेश्चन दिखा रखा आपके इलस्ट्रेशन में, 10,000 माइनस 10,000 का 5% फॉर 3 मंथ्स, कितना, 10,000 माइनस 125, हाउ मच यू हैव टू फाइनली पे, 9875 आपको फाइनली पे करने पड़ेंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, रिलेशन टू कैश बैंक 10,000 से नहीं होगी, कितने से होगी, 9875 से होगी। और अगर लिखा होता क्या कि क्रेडिटर पेड इट एट 5%, सॉरी पार्टनर ए पेड इट एट 5% डिस्काउंट, तो एंट्री होती रिलेशन टू एस कैपिटल कितने से, 9875 से। चलिए अब इस क्वेश्चन में चलते हैं, कौन से वाले क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं सॉल्व। बताइए क्या लिखा है, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो क्या करूंगा इसको मैं, फुल वैल्यू पे क्या करूंगा, पे ऑफ कर दूंगा। कैसे लिखूंगा यहाँ पर, बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर 14,000 का। लोग इसे करना भूल जाते हैं। तो आपने एक बात समझी, अगर एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो टेंजिबल एसेट्स को पूरी वैल्यू पे बेच देते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पार्टनर्स लेके लोन की वसूली करेंगे, या तो उससे पैसा लेके या उसके कैपिटल अकाउंट में डाल के उसको, ठीक है, ऐसा हम काम करते हैं। और ज्वाइंट लॉ पॉलिसी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हो चुका है, सारे आइटम एडजस्ट हो चुके हैं। निकालो प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन, बताओ जरा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा, व्हाट इज देयर, बोलो, बुक में हिंट तो दे ही रखा है। हाँ भाई, हाँ, कौन सा क्वेश्चन था, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, तो क्या होगा, लॉस। टोटल कर लीजिए कितना आएगा, 0 0 5 5 1 10 तो 12 20 24 26 30 3 1,20,500 1,20,500। इधर लिखेंगे लॉस, कौन कौन झेलेगा इस लॉस को, ट्रांसफर टू किसको जाएगा, हाँ, हुज कैपिटल अकाउंट, अरे एक नाम तो बोलो उनके, बेल्स कैपिटल और येल्स कैपिटल। कितने का लॉस हो रहा है देखिए जरा, 0 0 0 नहीं 5 हो रहा है, तो 5 5 4 1 5 और 9 14 और 8 22 लेगा, 2 और 1 3, हाँ 16,500 18,500 क्यों आ रहा है फिर मेरा, हाँ मेरा तो अच्छा है, ठीक है, चलो 26 कैसे बटेगा ये, 8250 8250, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हाँ है ना, 8250 बोलो, अरे राजा बाबू ठीक बोले, ऐसे चला जाएगा, क्लियर है। चलो ये कहां जाना चाहिए अब, ये इधर लॉस इस तरफ, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस 8250 डन, रिलेशन खत्म हो गया। अब बारी आती है किसकी, पार्टनर्स कैपिटल, क्लोज करो भाई इसको। 44,000 यहां आया, 54,000 यहां पर आया, ठीक है, 54,000 यहां पर आया और 44,000 यहां पर आया। अब कैपिटल अकाउंट बनाने का पर्पस पता क्या होता है, हमें ये पता लगाना है कि पार्टनर को फाइनल पेमेंट कितने की जाएगी, या तो हमें पार्टनर को देना होगा या उससे लेना होगा, सीधी सी बात है, दो चीजें होंगी ना। बट डिसोल्यूशन हो रहा है ना, हमने आउटसाइडर की तो पेमेंट कर दी ना, सारी की सारी करी नहीं करी आउटसाइडर की पेमेंट, अब हमें क्या करना है, पार्टनर का लोन भी चुका दिया, देखो हमने थर्ड पार्टी दे दी, सेक्शन 48B, थर्ड पार्टी पे कर चुके हैं, क्रेडिटर वेटर पे कर दिए, फिर हमने पार्टनर का लोन अगर होता उसकी भी पेमेंट कर दी, फिर बचते हैं कौन, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो पैसा बचा वो ना, तो उसको पे करने की एंट्री यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में बैंक। और भाई ये बैंक पता है क्या होगा, ये बैंक होगा बैलेंसिंग फिगर, दिस बैंक विल बी बैलेंसिंग फिगर,
और कितना 057 नॉट 17 एक 18 36 057 45750 है 26 होगा भाई, तूने पकड़ लिया पैसे को, पक्का 26 है, बुक से देख के बोल रहे हो, घटिया बच्चा। मुझे लगा लड़के के अंदर ज्ञान के कीटाणु उभर आए, तो हम कहाँ डालेंगे इसे? अब ये पेमेंट हो रही है तो किस तरफ जानी चाहिए पेमेंट? अच्छा एक चीज होल्ड कर लीजिए, बैंक लिख दिया ना मैंने। अब एक और देख लीजिए, कहीं रियलाइजेशन में तो बैंक नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ ना बैंक क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट रियलाइजेशन में, क्रेडिट में, तो बैंक में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। किस नाम से जाएगा? देखो इस तरफ, यहाँ कहाँ है बैंक अकाउंट भाई? ये वाला क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, कितने रुपए की? 80,500 की। ये हो गया, इधर येल करके यहाँ बैंक लिखा हुआ इस तरफ, क्रेडिट साइड में जाएंगे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कितने के? 2500 के। इसी तरह से ये भी बैंक बोलकर क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक बोल के क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के लिखेंगे बताइए? 14,000, ऐसे करके लिखेंगे। इस तरह से काम चलेगा। तो डबल एंट्री तो जानी है ना। और अब फिर बैंक आ गया डेबिट साइड में, तो कहां जाएगा ये? अब क्रेडिट साइड में क्या बोल के जाएगा? बेल्स, बेल्स, बेल्स कैपिटल बोल के बेटा, और येल्स कैपिटल। बैंक में बैंक थोड़ी लिखेंगे, कितने का? 45,750 और 26,750। चलिए टोटल 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 करिए, टोटल। अगर ये टोटल मैच कर गया तो मतलब आपका आंसर ठीक है, आपका हिसाब किताब सही जा रहा है। नहीं मैच कर रहा तो गड़बड़, भीषण गड़बड़। 91,500 इस तरफ भी, और ये 0,0,7,7 91,500 इधर भी आ रहा है। दिस इज हाउ इट इज डन। हो गया आपका क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी ऑन दिस क्वेश्चन? एनी कंसेप्ट पीछे से? आइए चलते हैं नोट्स की तरफ। अब वही पेज नंबर कौन सा? 5 ओपन अप। कोई डाउट लग रहा है वैसे यहाँ पर? पेज खोल लीजिए फटाफट से। केस 2, नोट्स देखिए। केस 2, इफ एनी पार्टनर एग्रीज टू पे ऑफ लायबिलिटी देन जनरल एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई फर्म की लायबिलिटी पार्टनर क्यों भरेगा? तो फर्म क्या करेगी? उसको बेनिफिट देगी, उसको क्रेडिट करेगी, डेबिट क्या करेगी? रियलाइजेशन। लेकिन अगर वही लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती तो कैश या बैंक क्रेडिट होता, डेबिट क्या होता? रियलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई लायबिलिटी बच जाए, जैसे हमने देखा था क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो क्या करते हैं? फुल वैल्यू से पे कर देते हैं उसको, है ना, लायबिलिटी। बट माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लायबिलिटी में दिखता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लायबिलिटी में दिखेगा, दिखेगा ना? तो क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या प्रोविजन फॉर टैक्स, या प्रोविजन फॉर बैड डेट, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो लायबिलिटी बोल के दिख रहा है इधर, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, क्या उसको भी पे ऑफ कर देंगे? नहीं। याद है मैंने सी ग्रुप के आइटम बताए थे आपको, कौन से? जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ जाता था? यहाँ आ जाता था। एग्री करते हो इस बात से? नहीं करते? आता था यहाँ पर, नहीं आता था? बताइए। और जब वो यहाँ आ जाता था तो इट्स लाइक अ लायबिलिटी स्टैंडिंग हियर, तो क्या उसे पे ऑफ कर देंगे हम? नहीं पे करते। नोट देखिए, एक्सेप्शन है केस 3 का। इफ देयर रिमेन एनी लायबिलिटी व्हिच हैज नॉट बीन पेड फॉर एंड व्हिच देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन, then they will be paid off in full value. Exception, C group items after transferring them to realization account they are not paid at all. और C group के आइटम कौन से होते हैं? जरा इसे पिछले पेज पे चलिए, इसे पिछले पेज पे चलिए। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है तो यहाँ, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है यहाँ पर, इनको आप पे ऑफ नहीं करते हैं क्योंकि दे आर नॉट कोर लायबिलिटीज। व्हाट अबाउट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसका क्या करेंगे? उसको भी नहीं पे करेंगे, है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग।
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज ए प्योर लायबिलिटी। अबे तुम एम्प्लॉय का प्रोविडेंट खा जाओगे तो कोर्ट तुम्हें खा जाएगी। जब जब मैं फंसाता हूँ मेरा राहुल फंस जाता है? ही इज सो वनरेबल। चलो कोई बात नहीं। अब आया मजेदार केस, जरा समझना कैसे मजेदार है वो देखिए आप। इधर ये हटा रहे हैं यहां से और जरा समझिए। मान लो आपके पास ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, ध्यान से समझना, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, मुझे बताइए क्रेडिटर अगर होगा तो डेबिट में दिखेगा, क्रेडिट में दिखेगा? क्रेडिटर अगर हम ट्रांसफर करेंगे उसे तो इस तरफ क्रेडिटर्स 50,000 रुपए का, फर्नीचर 40,000 रुपए का। माई क्वेश्चन टू यू, क्रेडिटर्स वर्थ रुपीज 50,000, एक्सेप्टेड फर्नीचर वर्थ रुपीज 40,000 इन फुल सेटलमेंट, क्या एंट्री करूंगा? क्या करेंगे? हाँ, कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्रेडिटर के बदले में पेमेंट इस तरफ होनी थी, फर्नीचर के बदले में पेमेंट पैसा इधर से आना था ना, इसके बदले में पेमेंट जाएगी ना उसके बदले में पेमेंट आएगी। तो क्या हो गया? एंड दे आर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, खत्म। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान कैसे हुआ? उधर 50,000 पॉजिटिव है, डेबिट 40 है, तो फायदा ही तो हुआ। सॉरी, इट इज रिकॉर्डेड। somebody dropped the phone and it's a basic instinct now, किसी का फोन गिर रहा हो तो भाई कूद के लपक लो। सो देखें, गॉट इट? नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, 50,000 का क्रेडिटर और 60,000 का फर्नीचर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब क्या होगा? अभी भी कोई एंट्री नहीं होगी, एंट्री नहीं होगी, लेकिन अब लॉस होगा। कैसे पता चला लॉस है? क्रेडिट 50, डेबिट 60, ठीक है। इट जस्टिफाइड व्हाई इट इज ऑन डेबिट साइड, इट इज ऑन क्रेडिट साइड। गॉट इट? तीसरी कहानी, क्रेडिटर 50,000 रुपए के, एक्सेप्टेड फर्नीचर वर्थ रुपीज 40,000, बस फुल एंड फाइनल नहीं लिखा हुआ। अब 10,000 उन्हें देना है हमें, विल पे टू क्रेडिटर कितना? 10,000। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक। कितना देना पड़ेगा? अब 10,000 देना पड़ेगा, वरना अगर हम क्रेडिटर फर्नीचर नहीं देते तो कितना देना पड़ता? पूरा 50,000। इज इट ओके और नॉट? नहीं पता चल रहा पीछे ना? अच्छा, अब देखिए जरा, क्रेडिटर 50,000, एक्सेप्टेड फर्नीचर वर्थ रुपीज 60,000। अब क्या करनी? एंट्री बताओ। लॉस वॉस तो है लेकिन एंट्री बताओ। अरे पैसा वसूलोगे भाई उससे, फुल सेटलमेंट थोड़ी था। एक क्रेडिटर कहता है 50,000 रुपए का कि भाई मैं तुम्हारा फर्नीचर 60,000 का लिया, मुझे पसंद आ गया, भाग गया मेरे मन को। हमने कहा ले जा। हमने कहा बाकी के पैसे भाई? तो लेंगे ना उससे बाकी का पैसा। ऐसे केस में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से? 10,000 से और 10,000 से। लेकिन अगर ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो नो एंट्री। गॉट इट? तो देखिए, अब इस केस में आपको क्या करना पड़ता? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में यहां क्या लिखना पड़ेगा? बैंक या कैश बोलकर क्या लिखना पड़ेगा? फर्नीचर। कितने का लिखना पड़ेगा? 10,000 का। अब जाके कहानी बराबर हुई ना। लेकिन अगर ये 40 का होता तो हम क्या करते फिर? तब हम इस तरफ लिखते क्या? बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखते? क्रेडिटर्स। कितने का? 10,000 का। अब कहानी बराबर बनती ना। लेकिन अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा तो ये कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, इट विल नॉट बी देयर। अब नोट्स को पढ़िए जरा, नोट्स देखिए, देखिए जरा नोट्स। दिख रहा है? व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एनी एसेट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, क्या लिखा हुआ है? Here the liability due to creditor has already been transferred to the credit side of realization account. है भाई liability. An asset taken over by creditor is appearing on the debit side of realization account. Debit of an asset cancel the corresponding liability on the credit side of realization account. अभी लॉजिक बताया आपको, ऐसा ही होगा। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। Case B, when a creditor accepts part in full payment in cash and part of his payment by taking over an asset. Creditor 10,000 के थे, उन्होंने ऑफिस फर्नीचर ले लिया 8,000 रुपए का, तो क्रेडिटर हमें पे करेगा कितना? 2,000।
सॉरी, क्रेडिटर 10,000 के थे, उन्होंने फर्नीचर 8,000 का ले लिया, तो अब हमें पे करना है उसको कितना, 2,000। सो व्हाट एंट्री विल रिकॉर्ड, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। इसी तरह से क्रेडिटर्स एक्सेप्ट्स, क्रेडिटर थे 10,000 के, वो ऑफिस फर्नीचर 14,000 का हमसे ले जाता है, तो हम क्या करेंगे, उससे कितना रिकवर करेंगे आप, तो एंट्री कैश अगर बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन हो जाएगी कितने से, 4,000 से, करेक्ट। चलिए, ये तो हो गया किससे रिलेटेड आपका, कि एसेट्स का ट्रांसफर वगैरह किस तरह से करते हैं, उनको रियलाइज कैसे करते हैं, लायबिलिटी का ट्रांसफर कैसे करते हैं, लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे करते हैं। अब एक छोटी सी चीज हमें और सीखनी है, जरा वो समझते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस का उतना काम, रियलाइजेशन एक्सपेंस में पूरे 3 पेज डिवोट करें मैंने यहाँ पर। पहले क्या करते हैं, समझ लेते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से चीजें होती हैं। अच्छा देखो, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तो हम क्या करेंगे बताइए, हमारे पास 2 चीजें होती हैं। एक, पहली कंडीशन क्या होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज टू क्लोज डाउन द फर्म। होगा ही नहीं होगा भाई, आप रजिस्ट्रार फर्म के पास जाके बोलोगे भाई हम अपनी फर्म बंद कर रहे हैं, आपका एक एफिडेविट लगेगा, आप एक लॉयर की फीस, लॉयर को हायर करोगे, उसकी फीस होगी, और वो जो बंद करने के भी पैसे देने पड़ते हैं आपको, वहां के फॉर्म, उनके जो चार्जेस होते हैं, जो भी हो गया वो चार्जेस, ये जो खर्चा होता है इसे कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं इसको, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। फिर आप क्या करेंगे, अपनी एसेट्स को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, उसे ऑक्शन करेंगे, करेंगे ना, क्या होगा अगले केस में, क्या होगा, एसेट्स रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ। आप क्या करेंगे, आपके पास बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड, बहुत कुछ है, आप मार्केट में बेचने जा रहे हो, ऑक्शन होनी है, कैसे डिसाइड होगा कि आपकी बिल्डिंग 2 करोड़ की है, 5 करोड़ की, बताओ जरा कैसे होगा। हाँ बाय, दोबारा बोल, क्या बोला, ठीक बोला, क्या बोला, अरे बोल देना। हाँ किससे, हाँ ऑक्शन ना, लेकिन आपने देखा होगा ऑक्शन में मिनिमम बेस प्राइस होता है, वो कैसे डिसाइड होगा। हाँ ना, तुम्हारी बुक से कोई थोड़ी देखेगा। मान लो अक्षय कुमार कहता है जब पास है सोना तो काहेगा रोना, राहुल बाबा ने अपनी भैंसे की जंजीर वाली चेन निकाली और कहाँ चला गया, मुथूट फाइनेंस के पास गया, कहिए भैया लोन दे मुझे, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है, वो मुथूट फाइनेंस वाला ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, फिर कहेगा ले जा 50,000 रुपए, नहीं, उसने अपने पास एक ऑफिशियल वैल्यूअर बैठा रखा होता है, वो बंदा क्या करता है, आपकी चेन को घिसता है, परखता है, उसकी वैल्यू लगाता है जो जनरली कम लगाता है मार्केट से, और एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसका भी पैसा मुथूट फाइनेंस आपसे ही लेता है। हाँ, वैल्यूएशन के पैसे आप ही से लेगा। मैं अगर कोई लोन लूंगा घर के नाम पर, तो मेरे घर की जो वैल्यूएशन की फीस होगी वो बैंक काटता है मुझसे, ठीक है जी, वैल्यूएशन चार्जेस भरे हमने, और उसके बाद मान लो वो चेन 1 लाख रुपए की थी, 1.5 लाख 2 लाख रुपए की चेन थी, तो क्या कर दिया, आपको उसके हिसाब से लोन मिलता है। ऐसे ही प्रॉपर्टी के वैल्यूअर होते हैं, नहीं देखा होगा ना आपने, एबीसी कंसल्टेंट वैल्यूअर्स प्रॉपर्टी के वैल्यूअर होते हैं, शेयर मार्केट के जो शेयर इन्वेस्टमेंट उसके वैल्यूअर होते हैं, हर चीज के, उनको सरकारी डायमंड ज्वेलरी के वैल्यूअर होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी ऑफ इंडिया से उन्होंने लाइसेंस ले रखा होता है, वो करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं वो लोग, ठीक है। जब बैंक किसी को लोन लेता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो वो ऑफिशियल वैल्यूअर, वो आर्किटेक्ट लोग होते हैं, वो वैल्यू करते हैं। कैसे वैल्यू करते हैं प्रॉपर्टी का, वो मार्केट में जाते हैं, पहले किसी एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछते हैं कि भाई मुझे घर खरीदना है, क्या वैल्यू होगी, दूसरे से, तीसरे से, 4 से 5, मतलब कम से कम 6-7 प्रॉपर्टी डीलर से आसपास के एरिया में पूछते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद नोएडा अथॉरिटी की तरफ जाके, नोएडा की बात कर रहा हूँ, सर्कल रेट पता करते हैं, क्या सर्कल रेट है, फिर वो डिसाइड करते हैं, और उनका वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक होता है। और फिर इंडियन बैंक्स क्या करते हैं, उसका 80% या 70% लोन देते हैं। तो वो खर्चे, कौन से वाले खर्चे, एसेट्स को वैल्यू करने के, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्शन की जगह फिक्स करनी पड़ेगी, ऑक्शन के लिए किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा, टेंट तंबू लगेंगे, और ऑक्शन के बाद क्या पेपर फॉर्मेलिटी होगी ना, ओनरशिप ट्रांसफर करने का, वो खर्चा क्या कहलाता है, वो कहलाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये कहलाता है वो खर्चा। आप देख रहे हैं दोनों एक्सपेंस अपने आप में अलग हैं, लेकिन बुक में क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन्हें सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म
एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। दोनों में एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू कैश बनेगी। लेकिन नेचर समझ लीजिए, ये अलग होते हैं, थोड़े से ये अलग होते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस जब हम वो 3 पेजेस करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। इन पे अलग एंट्री आती है और वो कंफ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों सेम है, ठीक है। दिस इज वन फैक्ट, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज वन कंसेप्ट। और समझिए, हमने बोला अब दूसरा कंसेप्ट समझिए जरा। यहाँ पर ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट इज इमेंसली यूजफुल। देखिए जरा क्या होता है। अगर लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, तो भाई इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, एवरीबॉडी इज ओके। 10,000 से क्या माना जाएगा? किसने पे किया? फर्म, एंट्री हो जाएगी। लिखा क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹20,000 या 10,000 पेड बाय एक्स अ पार्टनर। अब क्या होगी एंट्री बताइए? अरे एक्स क्यों भरेगा रियलाइजेशन के खर्चे? ये पार्टनर ने भरने या फर्म ने भरने होते हैं? ये पार्टनर भरेगा, फर्म भरेगी? फर्म भरती है। पार्टनर भर के एहसान तो कर रहा है ना फर्म पे, वो एहसान कैसे उतरेगा? हाँ, तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। कितने से? 10,000 से 10,000 से, ऐसे एंट्री, ठीक है। गॉट इट? नंबर नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 वर बॉर्न बाय एक्स अ पार्टनर। अब क्या एंट्री बनेगी? एक्सिस कैपिटल टू, एक्सिस कैपिटल टू कैश। अबे पार्टनर पैसा भर भी रहे हैं और क्या कर रहे हो? उसे वसूल भी कर रहे हो। एंट्री क्या बनेगी? कुछ नहीं। हाँ हाँ, बोलो राहुल, बताओ उन्नति, क्या एंट्री बनेगी? डेबिट क्यों होगा? हाँ, बता। हाँ तो अच्छा, बियर है, बियर, चीयर्स। फिर क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या कर? हाँ, अच्छा अच्छा, कोरोना, हाँ ठीक है। पता भव्य क्या होगा? अरे नो एंट्री, नो एंट्री। अब बताता हूँ क्या रीजन है, समझिए। देखिए समझ, जरा समझना एंट्री क्या होती है। हमारे पास गौहर बाबा हैं। गौहर एक प्रिंसली स्टेट के क्राउन प्रिंस हैं, जैसे प्रिंस चार्ल्स है ना, बूढ़ा राजकुमार। वो रानी मरती नहीं है, वो बेचारा प्रिंस कब बनेगा पता नहीं, बहुत उम्र लिखवा के लाई है बंदी अपनी, ठीक है। तो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस। अब ये हिंदुस्तान की किसी छोटी मोटी प्रिंसली स्टेट के मालिक हैं, और इनका मन करा कि चलो हम इजिप्ट घूमने चलते हैं। इजिप्ट में ना एक 8,000 साल पुराना हिंदू मंदिर पाया गया, इन्होंने कहा चलो दर्शन करके आते हैं, ठीक है, बाबा भोलेनाथ के। इजिप्ट जाएंगे। जब इजिप्ट गए तो इनका मन लग गया वहां पर, है ना, बैले डांस देख रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं वहां पर, ये अच्छा लगा इनको बहुत। इन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं, अब इजिप्ट से थोड़ा ऊपर चलते हैं और जरा यूरोप की तरफ भी घूम आते हैं। यूरोप चले गए, 2 महीने वहां लग गए। इन्होंने कहा चलो यार अब हम ऐसा करते हैं, साउथ अमेरिका घूम के आते हैं। मतलब ये घूमने चले गए, मतलब 6 महीने हो गए भाई। और इनके इनके पास, इनकी सेवा में करीब करीब 20 नौकर रहते थे, 20 सर्वेंट्स। कोई टूथपेस्ट लगा रहा है, कोई तौले दे रहा है, कोई जूते मालिश कर रहा है, मैं जूते पॉलिश कर रहा है, जूते मालिश नहीं, ऐसा करके। अब जब ये चले जाएंगे यहाँ से, तो 20 नौकर को थोड़ी लेके गए, ये अपने साथ लेके गए एसेंशियली उन नौकरों को, 4 लोगों को लेके चले गए, 4। बाकी के 16 नौकर का क्या होगा बेचारों का, कुछ नहीं पता। और बाई चांस राहुल बाबा के 4 नौकर, एक की शादी, एक के बच्चे का मुंडन, एक की बहन की शादी, एक की खुद की, एक का कुछ और दादा नाना की डेथ हो गई। तो इसने करा प्रिंसली स्टेट के मालिक को, ब्रो सर्वेंट्स आर नॉट हियर। करा ब्रो आई हैव एक्सेस सर्वेंट, ले जाओ। तो गौहर के सर्वेंट किसके पास चले गए? राहुल के पास। ये एक सर्वेंट को 20,000 रुपये महीना देता था, 4 सर्वेंट को कितना दिया? 80,000 रुपीज पर मंथ दिया। 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, सर्वेंट को ये सेवा कर रहे हैं, इसकी पेमेंट ये भर रहा है। अब राजकुमार वापिस आए, ब्रो मेरे मेरे नौकर वापिस कर। मैंने कहा बिल्कुल शौक से, मेरे वाले भी आ गए हैं, ठीक है जी। अब ये राजकुमार है तो इनका जेस्चर क्या होगा?
वो जो खर्चा हुआ 1 साल का, बताइए जरा, एक बंदे की सैलरी 1 साल, मतलब 1 महीने की 20,000 है, तो 1 साल की कितनी होगी? हाँ, एक बंदे की कितनी होगी? 240, और 240 को 4 से करेंगे तो 9,60,000 रुपया है, 9,60,000 रुपया। और राजकुमार साहब क्या कहते हैं? हाँ भाई, मेरे नौकर तेरे यहाँ 1 साल तक रहे, ये पकड़ 9,60,000 रुपया, 9,60,000 उसने इसको दे दिया। राहुल कहता है ना 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 ना, समझ रहे हो? लेते लेते ना ना। अब मुझे बताइए, राहुल की बुक में कोई एंट्री होने वाली है? हालांकि राहुल ने क्या करा, वो पेमेंट करी थी, राहुल ने पेमेंट करी थी, और वो पेमेंट किसने रिएम्बर्स कर दी? ठीक है, प्रिंस ने रिएम्बर्स कर दी वाली पेमेंट। इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 20,000 रुपए के, पेड बाय फर्म रिलेशन टू कैश, पेड बाय पार्टनर रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब जरा समझना कि गौहर के जो सर्वेंट थे, उनकी सैलरी पे किसने करी थी? राहुल ने। लेकिन बेयर किसने करी है चेक देके? गौहर ने। तो पे करना और बेयर करने का मतलब जान रहे हो? पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए और फर्म ने उसे रिएम्बर्स कर दिया, तो एक्चुअली में बेयर किसने करा? फर्म ने बेयर करा ना। तो अगर पार्टनर पे करे और पार्टनर बेयर करे, तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनर पेमेंट कर रहा है और पार्टनर फर्म को कहता है, लुक, आई एम पेइंग इट, आई विल बेयर इट, मुझे कुछ मत दो। समझ रहे हो? तो पार्टनर ने पे किया और पार्टनर ने बेयर करा, तो क्या एंट्री होनी चाहिए फर्म की बुक्स में? कोई एंट्री नहीं। तो जब हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो रिलेशन टू कैश होगी। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर हो जाएगी एंट्री, तब नो एंट्री। क्योंकि बॉन्ड का मतलब है हम ही पे करेंगे, हम ही बेयर करेंगे, हम फर्म को बोल रहे हैं हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, ऐसा करके। तो बेयर का मतलब समझे आप, है ना? चीयर्स वाला बेयर नहीं, BEAR, बेयर मतलब बॉन्ड करने वाला। कौन उठा रहा है असली खर्चा? जैसे हम बोलते हैं पेड टू सोहन ऑन अकाउंट, पेड टू सोहन ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, पेड टू सोहन ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। तो हम सोहन की, हम अपनी बुक में सोहन डेबिट टू कैश करेंगे, मोहन डेबिट टू कैश करेंगे? हाँ, जर्नल एंट्री मैं भूल गया था, कोरोना बैच, है ना? अब कोरोना याद आ रहा है मुझे। पेड टू श्याम ऑन बिहाफ ऑफ राम। हमने बोला श्याम को, श्याम ये पैसे पकड़, राम के दे देना। तो हमने श्याम को थोड़ी पेमेंट करी, हमने तो किसकी पेमेंट करी है? राम की। हमारी एंट्री होगी राम डेबिट टू कैश। रिसीव्ड फ्रॉम सोहन ऑन बिहाफ ऑफ मोहन। मोहन आके हमें पैसे कहता है भाई साहब सोहन के पैसे रख लो। हम क्या करेंगे? कैश टू, जिसने, जो ओरिजिनल बंदा उसकी एंट्री करेंगे ना यहाँ पर। ठीक है, 2 मिनट ऊपर हुए हैं अभी। हाँ ठीक है, चलो अब जरा नोट्स की तरफ चलें। देखो नोट्स की तरफ क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, व्हाट शुड बी द एंट्री? पेड बाय फर्म, बॉर्न बाय फर्म, व्हाट शुड बी द एंट्री? ना ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड एंड बॉर्न बाय फर्म, सिंपल है, उसी का खर्चा है। अगर हम ये बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो भी वही एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, तो भी वही एंट्री। हाँ जी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी का इशू आया था, बट जस्ट सी दिस। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, अब नोट्स को दोबारा से देख लीजिए एक बार, एक बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय फर्म, रिलेशन टू कैश बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर, तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री, कोई एंट्री होनी नहीं है। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश है बैंक। हम बैंक तो पे कर रहे हैं, क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि पार्टनर ने वादा किया था हम पे करेंगे, बाद में पार्टनर मुकर गया, तो वसूली करेंगे ना उससे। ये था वो केस जो तुम बार बार बोल रहे थे, याद है? हाँ, गॉट इट। तो इस सिंपल सी टेबल में सारी चीजें कवर हो जाती है। बॉन पे क्या चीज होती है, अगर आपके स्कूल में चला होगा तो आपने देखा होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस या रिलेशन एक्सपेंस के केसेस, बट नाउ इट इज मच मोर क्लियर। क्या बोली?
हुआ स्कूल में ये चीज है, डिसोल्यूशन हुआ स्कूल में किसी के? अच्छा, तो रिलेशन एक्सपेंस पे कुछ ये प्लीज यार तुम ठीक है। तो अब आप देखिए, अपनी जस्ट होल्ड करिए, अपनी बुक दिखाओ जरा फटाफट से। भाई कुछ प्रसाद तो लेके जाओ, मंदिर आए हो तो थोड़ा सा। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, ट्वेंटी 23 तो हमने कर ही लिया, 25 इतना आपको करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बैकलॉग बनाएंगे तो कबाड़ा हो जाएगा। आप देखते होंगे कुछ लोगों ने रिटायरमेंट डेज का बैकलॉग बनाया, एडमिशन का बैकलॉग, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर हमने फंडामेंटल में बैकलॉग बनाया, चेंज इन पीएसआर में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, रिटायरमेंट में, डेथ में, एडमिशन में, हाउ कैन वी लीव डिसोल्यूशन, उसमें भी बैकलॉग बनाएंगे। लेकिन अगर ये बैकलॉग बना के चलेंगे तो कूड़ा होगा ढंग से। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे आप।